हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है 9 रेगिस्तान में जीवन, इसको हम पढ़ते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवित कठिन जो जीवन है वो कठिन ही होगा। जल के बिना हमारा जीवन है वो कठिन ही होगा, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए, तो इनका जो जल है वही जीवन है। यानी जहाँ जल है वहाँ जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों के लिए चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन है वो कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। यानी आप चित्र संख्या 9.1 में देख सकते हो हमारा सहारा रेगिस्तान। यानी जो सहारा रेगिस्तान है वो इस तरह से दिखाई देता है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तिक पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। क्या आप जानते हैं कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी आप जो हमारा ये मानचित्र है इसमें देख सकते हो, ये अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, यानी सहारा मरुस्थल के अंदर नाइजर है, चाड, सूडान, ट्यूनीशिया, तो ये सहारा मरुस्थल है यहाँ पर। क्या आप जानते हैं कि सहारा के जल अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित निर्मल होता है, यानी आकाश में कोई बादल नहीं होता, यानी आकाश है वो बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। यानी सहारा रेगिस्तान का जो तापमान है वो कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केट्स खजूर के पेड़ के एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़, बंगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां भी यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं? आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? सहारा रेगिस्तान में मरुउद्यान। लोग सहारा रेगिस्तान का कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बेदुइन एवं तुआ रेंग भी शामिल है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रेत के पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें हैं वो उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरको में टेफी लालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा में मरुस्थल में मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। यानी सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। तो यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है। यानी यहाँ पे पहले नमक का जो व्यापार है वो ऊंटों से किया जाता था, लेकिन आज ऊंटों का स्थान है वो ट्रक ने ले लिया है। तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। शब्द उत्पत्ति। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र संख्या 10.4 में आप देख सकते हैं। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, अब दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां, महाखंड, गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंची कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम से 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। जैसे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। 9.4 चित्र में लद्दाख दिया हुआ है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर है। ये इर्छ नदी यहाँ है, श्योक नदी है, श्योक नदी, देहरा, गोमपास, और ये हो गई सियाचित्र हिम नदी। तो इस तरह से
काफ़ी सारी नदियाँ यहाँ है वो बहती है और यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी कम होता है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक के साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च उष्णता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं फॉलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार, दीप्ति, स्नोकॉक, रेनवे एवं हुप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते हैं वो पाए जाते हैं। तो इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि चीरू या दीप्ति एंटीपोल एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामुयुरु। चित्र संख्या 10.5 में आप देख सकते हो। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में यहाँ के जो निवासी हैं वो जो आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती है वो करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर पर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि अपने छोटे व्यवसाय जैसे दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। तो क्या आप हिमालय की कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो आप ये देख सकते हो चित्र संख्या 9.5 थिक्से मठ, यानी ये है वो मठ बना हुआ है, थिक्से मठ इसको बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांग एवं बारालाचा, लून गालाचा, ला एवं टंग लंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटक है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित विविधता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ है वो नहीं करते। यानी यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग, ये शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख गए हैं। तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जल, ईंधन आदि का उपयोग है वो करते हैं। फालतू में ये नष्ट नहीं करते, व्यर्थ नहीं करते। तो आप चित्र संख्या 9.6 में देख सकते हो पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं, यानी इस प्रकार की वेशभूषा यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं। बारालाचा ला, यानी जो इमेज दी हुई है बारालाचा ला, ये इस तरह से है वो दिखाई देती है। तो इस तरह से गाइज हमने हमारे चैप्टर अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।